Hello everyone, this is Rain and welcome to my YouTube channel, and today we are going to continue with our discussion. Okay, so I know this basic result is I is equals to NeABD. Okay, I is represent current, N is equals to charge density, E is the charge of electron, A is equals to area of the cross section, and BD is equals to drift velocity. Okay, so today we are going to derive the expression J is equals to sigma E with the help of this expression. Okay, so I know what I'll do here. I'll replace the value of BD with the standard result I know regarding BD. Okay, how do we find BD is equals to half into charge, okay, into charge into electric field into tau, and dB divide this whole expression by mass of that charge. Okay, A in the denominator of I, so I know I upon A is equals to J. इट्स करंट डेंसिटी. ओके, आई अपॉन ए क्या होता है? करंट डेंसिटी होता है, और वो किसके इक्वल है? अरेंज करने के बाद एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू टाउ डिवाइड बाय द मास ऑफ दैट चार्ज. ओके, सो बेसिकली ये सब क्या बन जाता है हमारा? ये बेसिकली बन जाता है जे इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2m इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, तो हमारे पास बेसिकली ये एक्सप्रेशन आ जाता है. नाउ हम इस एक्सप्रेशन को अब मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये वाली क्वांटिटी जो है ये बेसिकली कांस्टेंट है. ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2m ये कांस्टेंट है, और इस क्वांटिटी को हम कहते हैं कंडक्टिविटी. ओके, इस क्वांटिटी को एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई 2m. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है? ये होता है कंडक्टिविटी. ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. ठीक है, तो जे क्या है? करंट डेंसिटी है, सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, सो दिस इज हाउ वी ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. ओके, नाउ वी विल मूव अहेड. अब हमने क्या करना है? हमने बेसिकली ओम्स लॉ ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ द रिजल्ट नॉन रिजल्ट जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई. तो उसको कैसे करेंगे? आई कैन रिप्लेस जे एज जे क्या होता है? आई अपॉन ए इज इक्वल्स टू जे. ठीक है, तो मैंने उसी को रिप्लेस कर दिया. ठीक है, और आई नो सिग्मा. सिग्मा क्या होता है? सिग्मा बेसिकली क्या होता है? 1 अपॉन रो या रजिस्टिविटी. सिग्मा कंडक्टिविटी क्या होता है? 1 अपॉन रो. ये रिजल्ट भी मुझे पता है. ठीक है, उसके बाद आई नो ई डॉट डी आर क्या होता है? वो हमारा बी होता है. ठीक है, ई डॉट डी आर क्या होता है? बी होता है, और इसकी हेल्प से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ? बी अपॉन एल. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकता हूँ? बी अपॉन एल हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इस सारे एक्सप्रेशन को, जो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आया, इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ. ठीक है, तो बेसिकली क्या बन जाएगा? बी इज इक्वल्स टू आई रो एल अपॉन ए. ठीक है, तो ये हमारा रीअरेंज करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ गया. ठीक है, अब मैं जानता हूँ रो एल अपॉन ए क्या होता है? मेरा रेजिस्टेंस होता है. सो ठीक है, अब मैं इस रिजल्ट को डायरेक्ट बी इज इक्वल्स टू आई आर से कंपेयर कर सकता हूँ. ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? रो एल अपॉन ए. ठीक है, तो ये एक दूसरा तरीका था, एक अल्टरनेटिव भी था ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ को ड्राइव करने का जे इक्वल्स टू सिग्मा ई की मदद से. ठीक है, हमें जो देखना है वो स्टैंडर्ड तरीका देखना है. ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं. हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हमारे पास है आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी. ठीक है, अब फिर से मैंने वही करा. मैंने क्या करा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिख दी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड पैरामीटर. ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है? चार्ज से हम मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इनटू रिलैक्सेशन टाइम को, और डिवाइड किससे कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं टू मास ऑफ दैट चार्ज. ठीक है, जो भी हम लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माना है तो उसी को हमने बी डी की वैल्यू रिप्लेस कर दी है. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? इस एक्सप्रेशन को मैंने क्या किया? मैंने रीअरेंज करके लिखा. ठीक है, थोड़ा सा सजा धजा कर सही से मैंने इस अरेंज
अरेंज करा और सही से लिख लिया, ठीक है। मैंने बेसिकली क्या करा, मैंने बी को इधर ही रहने दिया और ये सारी चीज़ों को जितनी भी हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया, ठीक है। तो अब हमारा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगा रीअरेंज करने के बाद, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये आफ्टर रीअरेंजिंग द एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा एक्सप्रेशन, मैं इसको पढ़ देता हूँ क्या हो गया। ये एक्सप्रेशन जो आया ये बेसिकली रीअरेंज करने के बाद क्या गया, 2 MEL इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर ए टाउ, और ये करंट इधर मैंने लिख रखा जो कि मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब मैं मूव करने से पहले ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, इनके एक बार बता देता हूँ। फिर भी बेसिकली हमारा इस एक्सप्रेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये अब 2m क्या है, मतलब कि मास ऑफ दैट चार्ज को जो हम चार्ज लेने हैं, ठीक है। L क्या है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। I क्या है, करंट, वो हमें पता है। N क्या है, चार्ज डेंसिटी। E स्क्वायर क्या है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। ए क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। टाउ इज़ द टाइम ऑफ। इस एक्सप्रेशन के सारे वेरिएबल मैंने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके का दिख रहा है, B=IR की तरह दिख रहा है ना ये एक्सप्रेशन। इससे मैं कंपेयर करूँ तो बेसिकली मेरे पास, और इसको थोड़ा और सही करके अरेंज करके लिखूँ तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन आ रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये वाला जो है ये कांस्टेंट है और इसको मैंने क्या R से रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन है सिमिलरली इस एक्सप्रेशन की तरह है, तो मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2MEL डिवाइड बाई n स्क्वायर टाउ इंटू ए, ठीक है। तो ये हमारी R की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अब मुझे पता है R ρL/A होता है, ठीक है। तो इसी से बेसिकली मैं ρL/A होता है, ठीक है। R हमारा ये है, तो L/A को मैं छोड़ दूँ तो बाकी का जो एक्सप्रेशन होगा मेरा सारा का सारा, वो बेसिकली क्या होगी, रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है जो कि यहाँ से हमने ड्राइव करा, ठीक है। यहाँ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। ये जो है रजिस्टिविटी है, ठीक है। और इसकी L/A से मल्टीप्लाई करके रेजिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। और उससे पूरा ओम्स लॉ बन गया है, ठीक है, जो हमने ड्राइव करा, ठीक है। अब हम आगे मूव करेंगे, ठीक है। दूसरी एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, मैं बता देता हूँ। पोटेंशियल ड्रॉप्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। सिंपल है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट क्यों होता है फ्लो, क्योंकि लोअर पोटेंशियल होता चला जाता है। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट हमें एक ध्यान रखना है। अब हमारा डिस्कशन फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होती है वो हमारा टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। हमने देख रखा है जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती हैं वो इतने सारे पैरामीटर होते हैं उनके साथ वेरी करती हैं, ठीक है। लेकिन एक अदर पैरामीटर है जो कि है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन होता है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि हमने एक कंडक्टर ले रखा है, ठीक है। अब हमने एक कंडक्टर ले रखा है, ठीक है। उस कंडक्टर की मैंने T टेम्परेचर पे मान रखा है कि उसका T टेम्परेचर पे रजिस्टिविटी रो है, ठीक है। मैंने क्या करा उसके बाद, जो मैंने क्या करा कि मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करा, DT टेम्परेचर चेंज करा। तो मैंने क्या देखा कि जो रजिस्टिविटी में चेंज आएगा वो D रो आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल चेंज जो टेम्परेचर में हो गया था T + DT, इसका मतलब क्या हुआ, रजिस्टिविटी में कितना चेंज हुआ होगा, रो + D रो, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टिविटी में चेंज आ गया, ठीक है। अब मैं ओवरऑल अगर इस सब की बात करूं तो बेसिकली जो रजिस्टिविटी में चेंज आया है वो किसके प्रोपोर्शनल है कि इनिशियली कितनी रजिस्टिविटी थी और मैंने टेम्परेचर कितना चेंज करा, इन दो फैक्टर पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब एज वी डू, हमने क्या करना है, हम प्रोपोर्शनलिटी वाले साइन को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। इस बार मैं इंट्रोड्यूस करूँगा अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा मैंने इंट्रोड्यूस करा और जो अल्फ़ा होता है वो कोफिशिएंट ऑफ
थर्मल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, तो उसका कांस्टेंट होता है, थर्मल रेजिस्टेंस का वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, अल्फ़ा। अब मैंने क्या करा, मैंने रो को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, तो इट विल बिकम डी रो बाय रो इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डी टी। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे रो में टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इंटीग्रेट करा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, डी रो अपॉन रो का इट विल बी एन एन रो नेचुरल लॉग रो, ठीक है। और इनिशियली माना कि जो रेजिस्टिविटी थी वो रो आई थी और फाइनल रो एफ हो गई, ठीक है। तो और इधर जो होगा अल्फ़ा डी टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा डी टी। अभी अल्फ़ा और डी टी मैंने इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने देने, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि अल्फ़ा कांस्टेंट है अभी, या फिर हो सकता है अल्फ़ा किसी के साथ वेरी कर रहा हो, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा और लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यू पुट कर देता हूँ, एल एन रो एफ डिवाइड बाय रो आई, ठीक है। अब मैं इसको और थोड़ा सोल्व करता हूँ, तो मैं एल एन इधर ले जाके इसको लिख सकता हूँ रो एफ बाय रो आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर अल्फ़ा डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर अल्फ़ा डी टी, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी के क्या लिए क्या हो जाएगा, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इट विल बिकम रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन अल्फ़ा डी टी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है फाइनली रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है। अब अल्फ़ा अगर हमारा कांस्टेंट हुआ, ठीक है, हमारा क्या है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा अल्फ़ा कांस्टेंट हुआ तो मैं इसको लिख, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी। सो माना कि अल्फ़ा कांस्टेंट था और मेरा टेम्परेचर में जो चेंज आया वो डेल्टा टी आया, तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू ई रेज टू पावर अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे को अगर ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन करना होता है, और मुझे पता होता है कि ई एक्स क्या है, स्मॉल है, ठीक है, एक्स क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इस को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स का एक्सपेंशन कुछ इस तरीके का हो जाता है, ठीक है। इसी को मैं इससे कंपेयर करूँ, ई रेज टू पावर अल्फ़ा डेल्टा टी है, तो अल्फ़ा डेल्टा टी बेसिकली क्या है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, एक्स को एक्स की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन होगा ये कुछ इस तरीके का नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाइनल रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू इनिशियल रेजिस्टिविटी इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये जहाँ से आया, ठीक है, ये वाले एक्सप्रेशन से हमने ये बनाया, ठीक है, और ये जो है ये इसकी मदद से हमने सोल्व करा, ठीक है। नाउ ये जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी के लिए। अब हमने क्या करना, अब रेजिस्टिविटी का देख लिया है, तो अब हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का कैसे ड्राइव करते हैं, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, ये हमने यहाँ तक ड्राइव कर लिया, ठीक है, रो फाइनल इज इक्वल्स टू रो इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब मुझे पता है जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पर अजम्पशन लेना होता है, ठीक है। वो अजम्पशन क्या होता है कि वेरिएशन इन द area and length is neglected because the alpha for the thermal expansion is much less as compared to thermal resistance, ठीक है। इसका मतलब क्या बेसिकली मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारा क्या है कि जो हमारा एक्सप्रेशन है रेजिस्टेंस का वो हमारा ये है, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन है। अब मेरे को क्या करना है, एल अपॉन ए के साथ भी वेरिएशन हो रहा है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो वेरिएशन हो रहा है वो आर अपॉन ए के साथ भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वांटिटी को जो है मैं क्या करूँगा, नेगलेक्ट कर रहा हूँ। नेगलेक्ट क्यों कर रहा हूँ,
क्योंकि जो थर्मल एक्सपेंशन का जो कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है थर्मल रेजिस्टेंस के कांस्टेंट का, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस में इसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता है। हाँ, सही कहने का मतलब है सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, जिसकी वजह से हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं और डायरेक्टली जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर डायरेक्टली रो के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि L/A को तो हमने नेगलेक्ट ही कर दिया, ठीक है। अब जैसे जैसे रजिस्टिविटी चेंज हो रही है एज इट इज़ रजिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, तो मैं उसी से कंपेयर करके रजिस्टेंस का ही फॉर्मूला वही लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब फिर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लिख देंगे, RF इजिकल्स टू रेजिस्टेंस फाइनल इजिकल्स टू रेजिस्टेंस इनिशियल इंटू 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन हमने किसकी हेल्प से लिखा है, उस अजम्पशन की हेल्प से कि जो थर्मल एक्सपेंशन का कोफिशिएंट होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है थर्मल रेजिस्टेंस के कोफिशिएंट से, ठीक है। और हमें पता है रजिस्टिविटी किस तरीके से वेरी कर रही थी, वो इस तरीके से कर रही थी। अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रजिस्टिविटी से, जिससे हम कंपेयर करके ये फॉर्मूला डायरेक्ट एज इट इज़ लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से भी हम रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं, मतलब जिस तरीके से रजिस्टिविटी वेरी कर रही है एज इट इज़ रेजिस्टेंस वेरी करेगा। तो रेजिस्टेंस फाइनल इक्वल्स टू आर रेजिस्टेंस इनिशियल इंटू e⁻ अल्फ़ा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ और डिस्कशन करने हैं, ठीक है, इसके बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कैसे ड्राइव करना, कैसे ये आया है। हम बोलते रहते हैं ना रेजिस्टेंस फाइनल इजिकल्स टू रेजिस्टेंस इनिशियल 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी, ये वाला जो एक्सप्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये ड्राइव कैसे हुआ, वो इस तरीके से ड्राइव हुआ। एजप्शन लेते हैं, उसके बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो ड्राइव हुआ, ठीक है। अब हम कुछ और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस फाइनल कितना होगा वो बेसिकली अल्फ़ा डेल्टा टी वाली क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा। मान लो अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी तो इसका मतलब रेजिस्टेंस घटने लगेगा, क्योंकि 1 - समथिंग हो जाएगा ना ये। तो अगर ये नेगेटिव हो गया तो 1 - समथिंग मतलब ये घटने लगा, ठीक है। अब ये सारी कहानी अल्फ़ा पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा जो होता है हमारा मेटल्स के लिए तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, लेकिन कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं जिनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो अल्फ़ा होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ सिलिकॉन का, जो उसका अल्फ़ा होता है वो -1.075 होता है सिलिकॉन का। तो इसका मतलब जो हुआ, इसका फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो घट जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा नेगेटिव है तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव आ जाएगी, जिसकी वजह से अल्फ़ा घट जाएगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे, इसका कारण है क्योंकि अल्फ़ा नेगेटिव होता है, ठीक है। अब हम सुपर कंडक्टर की बात कर लेते हैं। सुपर कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि ये ऐसे मेटल्स होते हैं या ऐसे कंडक्टर होते हैं कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर के बाद, कुछ टेम्परेचर के बाद इनका रेजिस्टेंस सडनली 0 हो जाता है, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस अंडा हो जाता है, 0 हो जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ है मेरा रेजिस्टिविटी का, ये एक नॉर्मल मेटल के लिए है। यहाँ पर क्या है, ये टेम्परेचर है, ये रेजिस्टिविटी है। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और ये अभी तक 0 नहीं हुई है, ठीक है। अचानक से 0 नहीं हुई है, ये लाइन कुछ इस तरीके से पीछे जा रही होगी, ठीक है। दूसरे केस में मैंने क्या ले रखा है, यहाँ पर मैंने ये रेजिस्टिविटी है, इधर है टेम्परेचर। अब क्या हो रहा है बेसिकली, ये एक सुपर कंडक्टर है, ठीक है। इसका क्या हुआ, धीरे धीरे अगर मैं टेम्परेचर घटा रहा हूँ तो धीरे धीरे इसकी रेजिस्टिविटी घटी, ठीक है। एक ऐसा टेम्परेचर आया जहाँ के बाद इसकी रेजिस्टिविटी एकदम अचानक से 0 हो गई, ठीक है। ये जो ग्राफ है एकदम से 0 पर पहुँच गया, ठीक है। टेंस टू 0 मतलब 0 ही पहुँच गया एक टेम्परेचर पे। उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं बेसिकली कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद, ठीक है, बेसिकली लोअर टेम्परेचर के बाद क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाता है, जिसके बाद ये इनका जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस होती है वो एकदम 0 हो जाती है, ठीक है।
तो उनको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, ठीक है। ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए और वैसे भी, ठीक है। नॉर्मल मेटल और एक सुपर कंडक्टर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब हम थोड़ी और डिस्कशन कर लेते हैं कि रजिस्टेंस जो होते हैं वो छोटे से छोटा होता है, बड़े से बड़ा होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली रजिस्टेंस का साइज़ छोटा होता है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मैं एक रजिस्टेंस की बात करूँ तो बेसिकली वो कुछ इस साइज़ का होता है, ठीक है। इस साइज़ का एक रजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये इतने साइज़ का होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा गोल होगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ बेसिकली बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस होगा वो इतना हो जाएगा, ठीक है। अब जो इतनी छोटी रेजिस्टेंस होती है फिजिकली अगर मैं देखूँ तो रेजिस्टेंस बहुत छोटी होती है, कुछ इतनी छोटी होती है, ठीक है। तो इस पर मैं इतना ज़्यादा कुछ लिख नहीं सकता हूँ और देखने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं लिख सकता, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, हमने क्या करा कि थोड़े थोड़े हम इस पर कलर ड्रॉ कर देते हैं अलग अलग, और उनका कुछ कोड होता है जिसकी मदद से हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो उसी को हम पढ़ते हैं एज अ कलर कोड फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बेसिकली ये एक रजिस्टर है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रजिस्टर है, रजिस्टर ही इट्स अ सोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक रजिस्टर है। अब इसमें क्या है हमारा, इस तरीके से हमने कलर मार्क कर रखे होते हैं, ठीक है। उनको कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है। पहला जो होगा उसको हम पहली डिजिट लिख लेते हैं, ठीक है। पहली डिजिट लिख लेते हैं, दूसरी डिजिट लिख लेते हैं, तीसरा वाला जो कलर होगा हम क्या करते हैं उसको इंटू 10⁻⁴ जो भी कलर का कोड होगा, मान लो कलर का कोड 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है। और जो फोर्थ होता है वो होता है टॉलरेंस की, प्लस कम बढ़ती वो कितने ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं कि कलर क्या होते हैं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल लेके दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम रेजिस्टेंस का कलर कोड निकालते हैं, ठीक है। तो कलर ये 7-8 कलर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, इनके ये डिजिट हैं, ठीक है। ये इनकी डिजिट हैं कि पर्टिकुलर कलर किस डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उनके मल्टीप्लायर हैं, ठीक है। मान लो ब्लैक 0 से स्टार्ट होता है, फिर ब्राउन होता है, फिर रेड होता है। अगर मैं रेड की बात करूँ तो उसकी डिजिट क्या है, 2 है, ठीक है। लेकिन उसका मल्टीप्लायर क्या होगा, 10⁻², ठीक है। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली स्टार्ट करना है इससे, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइब, ठीक है। इसको समझ लो थोड़ा, बीबी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। ये हमें समझ में आता है, ठीक है। बीबी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। बीबी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। रॉय उसके बाद लिखेंगे रॉय, ठीक है। ब्लैक ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ हम लिख नहीं रहे, ऑफ कहाँ का था, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इसको हमें याद, बेसिकली आपको ये पूरा याद करना, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बीबी यहाँ से बीबी, ठीक है, बीबी बता, रॉय ऑफ नहीं लिखेंगे, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिमेंबर करते हैं, ठीक है। और ये जो कलर मैंने लिख रखे हैं वो इस सीक्वेंस में लिख रखे हैं, लेकिन इधर ये इस सीक्वेंस में है, ठीक है। तो बी क्या होता है, पहला है ब्लैक, उसके बाद ब्राउन, उसके बाद रॉय से हमारा आ जाएगा रेड, उसके बाद आ जाएगा इधर आ जाएगा ओ से आ जाएगा ऑरेंज, बाई से आ जाएगा येलो, उसके बाद जीबी से आ जाएगा ग्रीन, ब्लू, उसके बाद वेरी गुड वाइफ के लिए आ जाएगा वॉयलेट, ग्रे, वाइट। वाइफ का वाइट रहता है, ठीक है। अब टॉलरेंस जो होती हैं वो दो होते हैं, गोल्ड होगा या सिल्वर होगा। तो गोल्ड का जो टॉलरेंस वैल्यू होती है गोल्ड की वो बेसिकली 5% होती है, ठीक है। और जो हमारी सिल्वर की होती है वो 10% होती है, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए 10 रेजिस्टेंस का, ठीक है। लेकिन ये 5% इधर उधर कम ज़्यादा भी रेजिस्टेंस दे सकता है या झेल सकता है,
मतलब विदस्टैंड कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ सिल्वर होगा तो मतलब 10% इधर उधर ये विदस्टैंड एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दे सकता है या कम बढ़ती कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मेरे को क्या दे रखा है, ये मान लो एक रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। पहला कलर मेरा है उस पर वाइट, ठीक है। दूसरा कलर है मेरा ग्रीन है, ठीक है। दूसरा कलर है मेरा ग्रीन। जो मेरा तीसरा कलर है वो है ब्लू, ठीक है। और जो मेरा चौथा कलर है वो मान लेते हैं मेरा चौथा कलर जो है वो सिल्वर है। ओ सॉरी 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 मेरा जो चौथा कलर है इसका वो है सिल्वर, ठीक है। तो मुझे अगर इसका ये एक, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक रजिस्टर है, ठीक है। अगर मुझे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ये बताना है तो मैं कैसे निकालूंगा। पहली डिजिट है वाइट, ठीक है। तो वाइट के लिए मैंने क्या लिख रखा है, वाइट के लिए डिजिट क्या है 9, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं वाइट के लिए क्या है 9। तो मैं पहली डिजिट लिख देता हूँ 9। ग्रीन के लिए क्या है डिजिट, ग्रीन के लिए मेरी डिजिट है 5, ठीक है। इंटू 10⁻⁴ उस डिजिट का मल्टीप्लायर, ठीक है। ब्लू का मेरा है 6 तो 10⁻⁶। अब ये हमारा लास्ट में दे रखा है सिल्वर, तो सिल्वर प्लस माइनस कितना कर सकता है टॉलरेंस, सिल्वर का 10%, ठीक है। तो ये हमारा जो है इतने ओम इसका रजिस्टर है, ठीक है। ये जिसका कलर कोड ये है, ठीक है। 95 × 10⁻⁶ प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस कर सकता है। ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का कलर कोड के हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। ये सिंपल है यार, याद कर सकते हैं, ठीक है। इतना तो याद हो जाता। अब ये सब कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम यहीं पर फिनिश करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।